हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आज की करंट अफेयर यानी 16 जून 2021 की करंट अफेयर को पढ़ेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम आज की करंट अफेयर देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में इजराइल के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन ए नफ्ताली बेनेट, ऑप्शन बी बेंजामिन नेतन्याहू, ऑप्शन सी इसहाक हर्जोग या फिर ऑप्शन डी डार्नेला फ्रेजियर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नफ्ताली बेनेट। हाल ही में इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री और यामीना पार्टी के नेता नफ्ताली बेनेट ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ को ग्रहण किया है और जो पहले वहां के प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतन्याहू, वे उसकी जगह लेंगे। ठीक है, जो बेंजामिन नेतन्याहू थे उन्होंने वहां पर 12 साल तक अपना शासन किया है। नेतन्याहू जो है इजराइल के सबसे लंबे समय तक रहने वाले पीएम भी हैं। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को देख लेते हैं। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? इसहाक हर्जोग। और इजराइल की मुद्रा क्या है? इजरायली न्यू शेकेल। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी स्टेफानोस सित्सिपास, ऑप्शन सी रोजर फेडरर या फिर ऑप्शन डी लिएंडर पेस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच। यह जोकोविच का दूसरा फ्रेंच ओपन खिताब और 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब भी है। नोवाक जोकोविच ने स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर पुरुष एकल खिताब फ्रेंच ओपन 2021 जीता है। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? ये सर्बिया के हैं और जो स्टेफानोस सित्सिपास है ये ग्रीस के हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को देख लेते हैं। फ्रेंच ओपन की स्थापना कब हुई थी? 1891 में, और यह कहीं पे खेला जाता है? क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 जून, ऑप्शन बी 15 जून, ऑप्शन सी 12 जून या फिर ऑप्शन डी 20 जून। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 15 जून। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे हर साल 15 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन बुजुर्ग लोगों के साथ दुर्व्यवहार और पीड़ा के विरोध में आवाज उठाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के समुदायों को बुजुर्गों के दुर्व्यवहार और उपेक्षा को प्रभावित करने वाली सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके दुर्व्यवहार और उपेक्षा की बेहतर समझ को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करना है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी को देख लेते हैं। इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज INPEA के अनुरोध के बाद संयुक्त राष्ट्र के संकल्प 66/127 को दरकिनार करते हुए दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक तौर पर इस दिन को मान्यता दी गई थी। अगला प्रश्न है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी नामक आत्मकथा किस क्रिकेटर की है? ऑप्शन ए रविंद्र जडेजा, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी सुरेश रैना या फिर ऑप्शन डी युवराज सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सुरेश रैना। पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने अपनी आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी का विमोचन किया है। पुस्तक के सह लेखक भरत सुंदरसन सुरेश रैना ने भारत के लिए अपनी यात्रा और सचिन तेंदुलकर के सुनहरे शब्द बिलीव का वर्णन किया है, जिसे उन्होंने टैटू के रूप में अपनी बाह पर उकेरा था। अब इस बुक से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं जो सुरेश रैना ने उसमें बताए हैं। क्रिकेटर ने अपने क्रिकेट कैरियर की एक झलक साझा की है, जिसमें उन्होंने सफलता, असफलता, चोट, झटके और वह क्रिकेट के शीर्ष पर कैसे आए, इन सब के बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि कैसे BCCI वरिष्ठ खिलाड़ियों और एयर इंडिया की छात्रवृत्ति ने उन्हें छात्र जीवन के दौरान एक क्रिकेटर के रूप में विकसित होने में मदद की है।
उन्होंने यह भी बताया कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व महान जोंटी रोड्स द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ फील्डर के रूप में नामित होना उनके लिए बहुत अच्छा अनुभव था और उन्होंने युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, गौतम गंभीर और राहुल द्रविड़ जैसे बहुत से खिलाड़ियों से बहुत से अनुभव भी सीखे। और अपनी बुक में उन्होंने आशा, प्रेम, काम और सौहार्द के महत्व को बताया है, जिसने उन्हें दुनिया के सबसे सम्मानित सफेद गेंद वाले बल्लेबाजों में से एक बना दिया है। अगला प्रश्न है, भारत की खुदरा मुद्रास्फीति मई में कहां तक पहुंची है? ऑप्शन ए 5.3%, ऑप्शन बी 6.3%, ऑप्शन सी 8.5% या फिर ऑप्शन डी 7.5%। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 6.3%। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति मई में 6 महीने के उच्च स्तर पर 6.3% पर पहुंच गई है, जो अप्रैल में 3 महीने से निचले स्तर 4.23% पे थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति ने 5 महीने के बाद पहली बार आरबीआई की लक्ष्य सीमा को पार किया है। आरबीआई को इसके मुद्रास्फीति लक्ष्य के हिस्से के रूप में दोनों तरफ 2% अंक मार्जिन के साथ मध्यम अवधि में महत्वपूर्ण संख्या को 4% पर बनाए रखना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जून, ऑप्शन बी 19 जून, ऑप्शन सी 15 जून या फिर ऑप्शन डी 18 मार्च। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 15 जून। पवन ऊर्जा के विभिन्न उपयोगों और पवन ऊर्जा दुनिया को बदलने में कैसे मदद करती है, इसके तरीके और संभावनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 15 जून को दुनिया भर में वैश्विक पवन दिवस ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है। वैश्विक पवन दिवस को पहली बार 2007 में पवन दिवस के रूप में मनाया गया था। बाद में 2009 में इसका नाम बदलकर वैश्विक पवन दिवस कर दिया गया। पवन दिवस का आयोजन विंड यूरोप और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिना बिजली के चलने वाला देश का पहला कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर डिवाइस जीवन वायु किसने विकसित किया है? ऑप्शन ए आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली या फिर ऑप्शन डी आईआईटी रोपड़। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आईआईटी रोपड़। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रोपड़ ने जीवन वायु नामक एक उपकरण विकसित किया है, जिसका उपयोग निरंतर सकारात्मक वायुमार्ग दबाव सीपीएपी मशीन के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। जीवन वायु 60 लीटर प्रति मिनट तक उच्च प्रवाह ऑक्सीजन पहुंचा सकता है। अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को देख लेते हैं। यह मशीन भारत की पहली ऐसी डिवाइस है जो बिना बिजली के भी काम करती है और अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन पाइपलाइन जैसे दोनों तरह की ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट पर काम कर सकती है। इससे पहले ये प्रावधान मौजूदा सीपीएपी मशीनों में उपलब्ध नहीं थे। सीपीएपी थेरेपी स्लीप एपनिया नामक नींद के दौरान सांस लेने में समस्या वाले रोगियों के लिए एक उपचार पद्धति है। अगला प्रश्न है, नाटो 2021 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस या फिर ऑप्शन डी जापान। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बेल्जियम। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नॉर्थ एथलेटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो के नेताओं ने बेल्जियम के ब्रुसेल्स में नाटो मुख्यालय पर आमने सामने शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था। नाटो का 2021 ब्रुसेल्स शिखर सम्मेलन गठबंधन के राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों की 31वीं औपचारिक बैठक थी। 30 सदस्यीय नाटो समूह का शिखर सम्मेलन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया था। सभी नेता यह सुनिश्चित करने के लिए कि गठबंधन भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहे कि एक पहल नाटो 2030 एजेंडा पर शामिल हुए। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को देख लेते हैं। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल बेल्जियम में है। नाटो सैन्य समिति के नाटो अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पीच। नाटो के सदस्य देश कितने हैं? 30 हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में विनेश फोगट ने
पोलैंड ओपन में स्वर्ण पदक जीता है वह किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए कबड्डी, ऑप्शन बी वॉलीबॉल, ऑप्शन सी पहलवानी या फिर ऑप्शन डी टेनिस। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पहलवानी। भारतीय पहलवान विनेश फोगट ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उनका यह सीजन का तीसरा खिताब है। इससे पहले उन्होंने माटेओ पेलिकॉन इवेंट मार्च और एशियन चैंपियनशिप अप्रैल में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने फाइनल में यूक्रेन की क्रिस्टीना बेरेंजा को हराया है। क्रिस्टीना बेरेंजा ने पोलैंड ओपन में रजत पदक जीता है। इससे पहले भारतीय पहलवान अंशु मलिक बुखार के कारण 57 किलोग्राम प्रतियोगिता से बाहर हो गई थी। अंतिम प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 जुलाई, ऑप्शन बी 12 जून, ऑप्शन सी 16 जून या फिर ऑप्शन डी 4 अगस्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 16 जून। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस IDFR हर साल 16 जून को मनाया जाता है। IDFR लगभग 800 मिलियन परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 200 मिलियन से अधिक प्रवासियों द्वारा दिए गए योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन आर्थिक असुरक्षा, प्राकृतिक जलवायु से संबंधित आपदाओं और एक वैश्विक महामारी का सामना करने में प्रवासी श्रमिकों की तन्यकता पर प्रकाश डालता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस 16 जून 2015 को मनाया गया था। हमारा आज का सेशन यहीं तक रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।